बात है, ये जो दोनों हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव और राहुल जी, ये अगर ये बात कह रहे हैं कि हम नौकरी पे काम करेंगे, मतलब तेजस्वी जी के मन में ये प्लान है कि हम शिक्षा अच्छी करेंगे। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक पार्टी 20 साल, 15 साल, 30 साल, इससे वो निरंकुशता पैदा होने लगती है। क्योंकि राजनीति में आजकल सर्टिफिकेट भी बहुत मांगे जा रहे हैं ना। हाँ, तेजस्वी जी का मांगा जा रहा है, तो बिना मतलब मांगा जा रहा है, बिना मतलब मांगा जा रहा है। सोचिए ना, कभी कभी तेजस्वी नहीं कहते होंगे लालू प्रसाद यादव से, अरे प्रसाद जी आपने क्यों ऐसा किया, आज भी हमें जवाब देने। हम कहा कि भाई हम तो तेजस्वी प्रण पे वोट देंगे, और 15 सीटें आ गई तेजस्वी की। ये प्रण कहीं प्राण ना ले लें, इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। अच्छा हो गया है तो जरा इस नेता सबसे पूछिए कि इनका बच्चा पटना में रहता है। हाल तो आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप बिहार की राजनीति छोड़कर के दिल्ली में चुनाव लड़ने चले गए थे, तो बाकी के लोग क्यों ना नहीं गए थे मैडम, चुनाव में उतर सकते थे, आप भी चुनाव लड़ सकते थे, आपने इससे दूरी क्यों बनाई, ये पूछे। अलग अलग काम है ना मैडम, बहुत काम। सरकार अगर हमारी 14 तारीख को बनेगी, बढ़िया अनरसा आपको खिलाएंगे 14 तारीख को। अच्छा दोस्तों, आज का एपिसोड देशद्रोही कन्हैया कुमार और अपने राजा जी यानी अवध ओझा सर जी को लेकर होने वाला है, जिसमें हमारे प्यारे राजा जी का बोलना था कि अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के बन जाते हैं तो बिहार में शिक्षा की क्रांति आ जाएगी। अब एक नौवीं फेल नेता जो किसी प्रकार का सूखा नशा लगाकर अपने रेडियो में प्रवचन देना शुरू कर देता है, अब एक नौवीं फेल वो नशेड़ी नेता किस प्रकार की क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में ला सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि मेरे हिसाब से बाप ने चारा खाया और बेटा बोर्ड के कॉपियों पर लव लेटर लिखेगा, यानी कॉपियों में घोटाला करेगा। साथ में कन्हैया कुमार को भी जमकर रेला गया है। अब यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कन्हैया कुमार के सपोर्ट में यानी सपोर्टर हमको कमेंट में गालियां देते हैं, तो उनके लिए बस यही कहना कि भाई डर तेरे अंदर होगा, रूम में बैठकर कमेंट कर रहा, मैं पब्लिक में घूमकर उस देशद्रोही को नंगा घुमा रहा। कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोहियों और इन मोहम्मद वालों से डर मेरे को कभी भी नहीं लगता। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। भाजपा जदयू की सीट पिछली बार से कई कम हुई है। भाजपा और जदयू अब एक समान सीटों पर लड़ रहे हैं, 101। उल्टा मैंने आपको जैसे बताया, आप 70 से 61 पर आ गए और तेजस्वी यादव जो है 144 से 143 रही है। आंकड़े आपके बिल्कुल वहां इक्वल आ गए और आप अभी भी पीछे हैं, क्यों? आंकड़े आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। उसमें जो हमने आपको कहा कि हमारे लिए संख्या नहीं सहयोग महत्वपूर्ण है, हम नहीं चाहते हैं कि रीजनल पार्टी को समाप्त करके जो है ना अपना मुख्यमंत्री बना लें। खाओ मां कसम। भाजपा इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है, नीतीश जी के साथ वही किया जाएगा जो एकनाथ शिंदे के साथ किया गया है। फर्क यह है कि वहां पर शिंदे जी पहले आए, शिवसेना को बाद में समाप्त किया गया, यहाँ जेडीयू को पहले मिला लिया गया है, नीतीश जी को बाद में समाप्त किया जाएगा। ये होना है, अगर एनडीए को बहुमत आएगा तो ये होना है, और तब आपको यह बात जो मैं कह रहा हूँ ज्यादा क्लियरली समझ। नहीं, ये आरोप आप बार-बार लगाते हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जो किया महाराष्ट्र में वो यहाँ होगा। आरोप नहीं लगाते हैं, ये सच है। नीतीश जी पे जो भी कंफ्यूजन था, आज उनका 4 मिनट का आ गया है वीडियो। 4 मिनट में उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई देखिए, मैंने पिछले 20 साल में ये काम किया है, मैं फला काम आगे भी करूंगा, और मैंने अब एक ऐसे बिहार को एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा दिया है जहां पर एक बार बिहारी किसी का कहलाया जाना गाली मानी जाती थी। अब बिहार के लोग जो हैं बहुत ही सम्मान से कहते हैं कि भाई हम बिहार से आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो जो भी था कि भाई वो अस्वस्थ है, वो बोल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहती हूँ। कल उन्होंने जब बारिश हो रही थी बिहार के अंदर, यहाँ पटना के अंदर बारिश हो रही थी, तो लगातार उन्होंने सड़क से जाकर के 9 अलग अलग रैलीज की हैं और गाड़ी से गए हैं, और हर जगह जाकर के वो बाहर भी आए हैं, लोगों से मिले भी हैं। तो अब नीतीश जी के स्वास्थ्य पे जितनी आपको आशंका थी वो तो खत्म हो गई ना। गजब बेइज्जती है। नहीं, मुझे शंका आशंका करने की क्या आवश्यकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाजपा की जो नियत है उसको समझिए। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के हम चिंतित नहीं हैं, हम बिहार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, और सब कुछ अच्छा हो गया है। तो जरा इस नेता सबसे पूछिए कि इनका बच्चा पटना में रहता है, इनका बेटा बेटी यहाँ पढ़ता है। कितना मंत्री है जिसका बच्चा जो है पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ये सवाल जरा उनसे पूछिए। वो सवाल तो आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप बिहार की राजनीति छोड़कर के दिल्ली में चुनाव लड़ने चले गए थे, तो बाकी के लोग क्यों ना पढ़ने गए थे मैडम, चुनाव लड़ने तो बाद में गए ना, पीएचडी करने के लिए गए। शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। आखिरी चुनाव तो आपने दिल्ली से ही लड़ा ना, लोकसभा का 2024 का चुनाव दिल्ली से लड़ने गए। तो हम राजनीति में आ गए हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी जहां कहेगी वहां आपको जाना पड़ेगा। आपका चैनल भी तो नोएडा में है, लेकिन आपको पटना आना पड़ा है, आप काम के लिए आए हैं, इसमें क्या है? नहीं, तो ये बदलाव की आप बिहार में वापस चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? अब असेंबली का चुनाव हो रहा है, आप लड़ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि आप देखिए पार्टी कहेगी तो हम अंडमान निकोबार में जाकर के लड़ लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आप बिहार के हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे,
लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है और देश में 545 सीट है, जहां से भी पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहां से लड़ लेंगे। इस चुनाव में प्रचार कर रहे हैं तो जब बदलाव की राजनीति की बात करते हैं तो कन्हैया कुमार को भी उस चुनाव में आप चुनाव में उतर सकते थे, आप भी चुनाव लड़ सकते थे, आपने उससे दूरी क्यों बनाई? सिर्फ ये पूछ रहे हैं। अलग अलग काम है ना मैडम, बहुत काम है। पॉलिटिक्स एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क में जो प्रत्याशी हैं वो उम्मीदवार का जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हम प्रचार का जिम्मेवारी निभा रहे हैं और उसी जिम्मेवारी के तहत तो आकर के हम आपसे बात तो करने जो आए हैं। इतना टीम वर्क अभी हो रहा है कांग्रेस पार्टी में जैसा आप बता रहे हैं, तो उसमें इस बार क्या आपका एक एस्टिमेट है? क्योंकि टीम वर्क बहुत बढ़िया हो रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कितनी सीटें आपको लगता है कांग्रेस इस चुनाव में ले आएगी, निकाल लेगी अपने को? देखिए कुछ एस्टिमेट आपका है? देखिए मेरे पास कोई ज्योतिषी ज्ञान नहीं है। नहीं, किसी के पास नहीं होता। हाँ। किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आकलन होता है बतौर एक राजनीतिक दल। मैं नहीं बताऊंगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, बिहार में बदलाव की इच्छा आम जनमानस में है, उनको कोई विकल्पहीनता की स्थिति महसूस नहीं हो, क्योंकि बतौर बिहारी, बतौर वोटर, मैं हमेशा से बिहार का ही वोटर रहा हूं, आज भी यहीं का वोटर हूं। मैं महसूस करता हूं कि इस बार के चुनाव में लोगों के भीतर एंटी इनकम्पेंसी तो है, साथ ही साथ एक विलंबित निराशा है। विलंबित निराशा का मतलब यह होता है कि आप स्थानीय चीजों से तो गुस्से में होते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट कारण है उस अल्टीमेट कारण को लेकर के आप अपना गुस्सा जो है उसका सकारात्मक इस्तेमाल नहीं करते हैं, परिवर्तन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम बिहार के लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अगर आप सचमुच खुश हैं, आपका सारा सवाल अगर इस सरकार ने हल कर दिया है तो हमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है आपसे वोट मांगने का भी। लेकिन अगर आप परेशान हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये सिस्टम की विफलता है और इस सिस्टम ने आपको एक राइट दिया है कि जो काम सही करे उसको रखिए, जो काम नहीं सही करे 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि उसको बदल दीजिए। और अगर बिहार बदलना चाहता है तो हम महागठबंधन की तरफ से विकल्प देना चाहते हैं। कन्हैया, आपने कहा कि हम 243 सीट में जीतने की कोशिश करेंगे। इसमें छोटा सा पेच है कि आप 243 नहीं, आपका गठबंधन 254 सीटें लड़ रहा है। अब उन 11 सीटों को क्या करिएगा जहां आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो सरकार अगर हमारी 14 तारीख को बनेगी इतना ही बोलना तो है हम ना। उन मुद्दों को लागू करेंगे और हमारा मुद्दा यह है कि शिक्षा, नौकरी, भागीदारी के सवाल को लागू करेंगे। बिहार की जनता अगर बदलाव करना चाहती है तो आपके सामने इंडिया का ऑप्शन है। इंडिया के 20 साल के एनडीए के 20 साल के इस गुंडा राज को समाप्त कीजिए और बिहार के विकास के लिए बदलाव की बयार को आगे बढ़ाइए। महागठबंधन को अपना 14 तारीख का इंतजार करते हैं। जो आप जीत का दावा कर रहे हैं उसका भी इंतजार कर लेते हैं कि 14 तारीख को होगा क्या। दोनों दल लड़ रहे हैं, बिहार की जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया अनरसा आपको खिलाएंगे 14 तारीख को हम। बेटा भग मत जाइयो, इतना पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। बात है ना कि ये चुनाव थोड़ा रोजगार के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से तेजस्वी ने हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया है सरकार। लेकिन एक बात है, ये जो दोनों हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव और राहुल जी, ये अगर ये बात कह रहे हैं कि हम नौकरी पे काम करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे, हम इंडस्ट्री पे काम करेंगे, तो ये बड़ी सराहनीय बात है और जनता को इस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तेजस्वी जी का एक बड़ा बयान जिसने मेरे मतलब दिल को टच किया, उन्होंने कहा कि हम पलायन रोकेंगे। और जिस दिन ये घटना बिहार में घट गई कि पलायन रुक गया, उसके अगले 10 साल बाद बिहार एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली राज्य होगा। अगर इस पे वो काम कर ले जाएं। पलायन रोकने का मतलब सिर्फ ये थोड़ी कि हम लोगों का बाहर जाने का रोक देंगे। इसका मतलब तेजस्वी जी के मन में ये प्लान है कि हम शिक्षा अच्छी करेंगे। क्या सोच है रे तेरी? हम हेल्थ अच्छा करेंगे, हम रोजगार की बातें करेंगे, बात नहीं, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है कि पलायन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम पलायन रोकेंगे, वो एक चतुर्मुखी 4 डायमेंशनल चीजों की बात कर रहा है और बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। चुप चूतिया, नहीं तो मुझसे हकता रहेगा। जहां तक सवाल है नेतृत्व का, तेजस्वी जी, मैं इस बात से मैं भी सहमत हूं। एक बात तेजस्वी यादव ने बड़ी अच्छी कही, कहा मेरा तो कैरियर की शुरुआत है, 37 साल मेरी उम्र है और मेरे कैरियर की शुरुआत है। अगर मैंने पहला ही गेम खराब खेला तो बिहार की जनता फिर मुझे कभी रिजेक्ट कर देगी। ये बहुत बड़ा दावा है, ये छोटा मोटा दावा नहीं है। और राजनीति में, डेमोक्रेसी में एक चीज होनी चाहिए, जनता को किसी एक पार्टी को लगातार शासन कभी नहीं देना चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना, कभी नहीं। ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक पार्टी 20 साल, 15 साल, 30 साल, इससे वो निरंकुशता पैदा होने लगती है। तो जनता को चाहिए कि जितनी पार्टियां हैं, एक मौका 5 साल तुम करो, फिर अगला मौका आपको देंगे। इससे दोनों वर्ग में होड़ मच जाएगी विकास के कार्यों को करने की, रिपोर्ट कार्ड बनाने की। अगर पार्टी को यह लग जाएगा कि भैया हमें तो कोई हटा ही नहीं सकता, तब फिर निरंकुशता आएगी और वो दिक्कत होगी। हम तो चाहते हैं नीतीश जी अगले 5 साल और शासन करें, लेकिन मेरे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। मैं तो खैर, लोग किसी के फैन होते हैं, मैं तो दीवाना हूं उस आदमी का, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा हमारी जनता अनपढ़ है लेकिन समझदार है। जैसे कबीरदास जी, वो स्कूल नहीं गए लेकिन उनकी समझदारी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है, ये उन्होंने कहा। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दी। कह रहे क्वालिफिकेशन का समझदारी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। क्योंकि राजनीति में आजकल सर्टिफिकेट्स भी बहुत मांगे जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, तेजस्वी जी का मांगा जा रहा है, तो बिना मतलब मांगा जा रहा है, अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। बिना मतलब मांगा जा रहा है। इतिहास भरा पड़ा हुआ है ऐसे राजाओं से जो पढ़े लिखे थे और अपना राजवंश और परिवार सब बर्बाद कर डाले। उसमें से एक नाम मैं बता देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, मध्यकाल का एक शासक है। जब वो बैठा तो लोगों ने बड़ा आगे, अरे भैया ये तो 4 सब्जेक्ट से PhD किया हुआ है। और जब उसके शासन का अंत हुआ तो एक इतिहासकार लिखता है कि सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को सुल्तान से। समझदारी बड़ी चीज है, अंडरस्टैंडिंग। आप एक बात सोचिए ना, कभी कभी तेजस्वी नहीं कहते होंगे लालू प्रसाद यादव से, अरे पिताजी आपने क्यों ऐसा किया, आज भी हमें जवाब देने हम थक रहे हैं। क्या उनके उतरने से क्या फर्क पड़ेगा? लियोनेल मेसी और एम्बापे, अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, फ्रांस बहुत अच्छा खेल रही थी, एम्बापे के प्रति सबकी संवेदनाएं थी कि बड़ा अच्छा खिलाड़ी। अंतिम में टाई ब्रेकर में भी उस आदमी ने अपना गोल मारा, लेकिन पूरी दुनिया मना रही थी कि ये मेसी का आखिरी मैच है, तो भगवान वर्ल्ड कप मेसी को ही मिल जाए। तो ऐसे मुझे लगता है, ये मेरा अपना सोचना है कि चूंकि भावना मनुष्य का सबसे प्रमुख तत्व है, तो अगर बिहार की जनता लालू जी को ग्राउंड में अंतिम क्षण में देखी और भावुक हो गई तो उसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा। जिस दिन इस देश की जनता, जैसे अभी बिहार चल रहा है, कट्टा और जंगल राज और फलाना, और बिहार की जनता ने कहा कि भाई हम तो तेजस्वी प्रण पे वोट देंगे, और बम्पर सीटें आ गई तेजस्वी की, तो भारत में जहां भी अगला चुनाव होगा पार्टियों को एक सूचना मिल जाएगी कि अब लोगों को बहकाया नहीं जा सकता। लेकिन अवध ओझा साहब, एक बात मैं बताऊं, अच्छा हमको सिखा रिया है। हमने भी 2002 से तो हम भी लगातार इतना कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी को समझते हैं, राज्यों की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। ये प्रण कहीं प्राण ना ले लें, इस बात की भी चिंता कर दीजिए। तो पहला सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी आजकल ये कह रहे हैं कि कनपट्टी पर कट्टा तान कर अपना नाम बतौर मुख्यमंत्री आपने करवा दिया, दबाव डाला, डरा दिया, धमका दिया कांग्रेस को। बात तो सही है। अब हम तो चाहते थे, खुद भी हम सुनना चाहते थे, और बिहार की 14 करोड़ जनता भी प्रधानमंत्री से जानना चाहती थी कि अगले 5 साल के लिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, अव्वल राज्यों में ले जाने के लिए उनकी योजना क्या है। लेकिन हमने पहले भी कहा था, जिसकी जैसी सोच अपना, उस पर हमको हालांकि क्या बोलते हैं उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। भाई ने बोला करने का तो करने का। लेकिन बिहार जब बातें हैं तो कट्टे की बात कर रहे हैं, गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के पूरे कैंपेन को अगर आप देखें, उनके एक एक वाक्य देखें, एक एक शब्द को देखें, तो नेगेटिविटी, नकारात्मक, मतलब फलदायी कुछ बातें हो वो प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं, भाई कुछ तो बताइए, बिहार को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे। और ताजुब ये लगा कि इन लोगों ने जब घोषणा पत्र जारी की तो 37 सेकंड में खत्म कर। आप समझ सकते हैं कि जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है तो एक प्लान होता है कि भाई योजनाएं होती हैं कि हम 5 साल सरकार में आएंगे तो क्या देंगे। तो आप समझ जाइए इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है कि ये बिहार को जो है आगे कैसे। अरे कहना क्या चाहते हो? विजन पर तो आता हूं, पर प्रधानमंत्री कट्टे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, वो जंगल राज की याद दिलाना चाहते हैं, और वो तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई तेजस्वी यादव, वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीर, वो इतनी छोटी सी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं? क्या शर्म आ रही है तेजस्वी यादव को? हम कलम बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे केंद्र मंत्री हो या मंत्री हो वो अनंत सिंह बनने की बात कर रहा है। आप कलम बांट रहे हैं लेकिन साथ में टिकट भी तो आप बांटते हैं। अनंत सिंह की बात करते हैं तो शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान से खड़ा करते हैं, रीतलाल यादव को खड़ा करते हैं आप दानापुर से, या भाई अनंत सिंह के खिलाफ किसको खड़ा किया? सूरजभान की पत्नी को ना आपने प्रत्याशी बनाया। कौन सी दोषी है? आपराधिक पृष्ठभूमि है परिवार की कि एक दलित IPS कृष्णैया को लिंच कर दिया गया, विश्वास सरकार में पत्नी का सामूहिक बलात्कार किया। अगर उनको ऐसा लगता है बीजेपी को, तो 20 साल से राज कौन कर रहा है? आफ्टर रूलिंग फॉर 20 years वो ये बातें कहेंगे। आप ऐसा सिस्टम आपने क्यों नहीं बनाया? आपने व्यवस्था को बेहतर क्यों नहीं? मेरा जंगल राज में ही विमर्श। आप देख लीजिए ना, सत्ता पक्ष बैठे हुए हैं, उनको अपना हिसाब बताना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी 35 साल पुरानी बातें बोलते हैं, लेकिन जब वो पटना में बिहार में रैली करते हैं 35 मिनट पहले क्या हुआ उसके बारे में जिक्र नहीं करते। और प्रधानमंत्री के मुंह से अगर कट्टे जैसी बातें अगर आती है
जो इतना लेवल प्रधानमंत्री जी का गिर गया, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, अब तो बात और आगे बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ वो पप्पू टप्पू, आपको टप्पू बताया है, राहुल गांधी को पप्पू और अप्पू बता दिया, अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव भी पलटवार कर रहे हैं, वो गप्पू बता रहे हैं प्रधानमंत्री को, चंपू बता रहे हैं बाकी बीजेपी के नेताओं को। कहाँ जा रहे हैं हम, या कहाँ बिहार जा रहे हैं? आप देखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहला काम उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या किया कि गंभीर से गंभीर आरोप भी अपने ऊपर से हटवा लिया। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपने तेजस्वी प्रण, पहली बात तो मुझे थोड़ी सी आत्ममुग्धता की झलक दिखाई दी कि बिल्कुल तेजस्वी के इर्द गिर्द ही पूरा ताना बाना आपने रच दिया, वो आपकी रणनीति है। पर उसमें 2.5 करोड़ परिवार, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी आप कैसे दे पाएंगे? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। और जब भी हम कोई बात करते हैं तो बिना अध्ययन और बिना एक्सपर्ट की राय की नहीं करते, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। मैंने थोड़ा अध्ययन किया था। पहले भी ये बातें जो है लोग पूछते थे कि कहां से देगा, कहां से आएगा, वो हुआ। अब एनडीए के लोग क्या कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री पूरे देश भर में 1 लाख नौकरी नहीं दी है, वो बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार कहां से देगा? वो 1 करोड़ नहीं दे सकते, तो आप मेरा कैसे देंगे? नहीं, हम एकदम असंभव को संभव बनाना तेजस्वी को आता है। नहीं, ये सुनने में अच्छा लगता है। और कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट जो है हम बिहार के सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे हम देंगे। ब्लूप्रिंट कब देंगे? 11 तारीख से पहले देंगे? 11 के बाद? नहीं, रात की बात गई, पहले देंगे। नहीं, इसमें एक लोगों को पता होना चाहिए ना। बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर नहीं मिलता, हो सकता है आपके पास 2-3 दिनों में आपको भी क्लियर हो जाएगा। 2-3 दिनों में हम बिहार के सामने इसका ब्लूप्रिंट रखने वाला है। अच्छा। और जल्दी ही इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, रोड मैप होगा, कैसे हम देंगे, कुछ दिनों के अंदर ये भी बिहार की जनता को हम बताएंगे। 2 days later, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास तो पूरा प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट है पड़ा हुआ। राजीव जी, बस बेटा हमें किसी तरह वो ब्लूप्रिंट्स दिलवा दो। 2-3 दिनों में ये ब्लूप्रिंट बिहार की जनता के सामने हम रखने वाले हैं। 1 week later, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी हम लोग रखने जा रहे हैं कि कैसे देंगे। 2 weeks later, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिनों के अंदर इसका क्या ब्लूप्रिंट है हम बिहार की जनता के सामने रखेंगे कि कैसे देंगे। वो ब्लूप्रिंट्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बात है, ब्लूप्रिंट है। कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट जो है हम बिहार के सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे हम देंगे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ब्लूप्रिंट कब देंगे? 11 तारीख से पहले देंगे? 11 के बाद? नहीं, रात की बात गई। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बोल ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।